सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। चलिए, नमस्कार बच्चों। मैं मधु परिहार, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीनदयाल नगर से। आज मैं आपको कक्षा 10वीं भाग 2 सामाजिक विज्ञान के आर्थिक विकास की समझ, जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। ये जो हमारा अध्याय है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये हमारे सामाजिक विज्ञान के भाग 2 के आर्थिक विकास की समझ का जो अध्याय 4 है, उसे माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा में 3 अंकों के लिए रखा गया है। इसमें 2 अंक के हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 1 अंक का हमारा 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर अंकों के विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, ये एक ऐसा विषय है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत ही ज्वलंत चीज़ है जो कि वर्तमान आर्थिक समस्याओं में बहुत ही कठिन और विषम मानी जाती है, लेकिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इसलिए हमने इसे हॉट स्पॉट में लिया है। जैसा कि ये शब्द देख रहे हैं आप, वैश्वीकरण, इसे ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और वैश्वीकरण का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है विश्व धन एकीकरण। इसका मतलब होता है सारे विश्वों को मिला करके एक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। एकीकरण, मिलाना, जोड़ना, और वो मिलाना और जोड़ना किस माध्यम से होगा? हमारा अर्थव्यवस्था के माध्यम से। तो वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो वैश्वीकरण है, जो कि विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है, विश्व के एकीकरण का काम कर रहा है, ये कैसे काम करता है और विश्व का एकीकरण करने में कौन सी घटक हैं, अर्थव्यवस्था के कौन से घटक हैं जो विश्व को एक करते हैं, एकीकरण करते हैं और पूरे संसार को एक छोटे से रूप में, छोटे से बाजार के रूप में बना देते हैं। तो वो जो वैश्वीकरण है वो मैंने आपको बता ही दिया है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध। तो हम विश्व का एकीकरण हमारे आपसी संबंधों से भी करते हैं। वो संबंध 2 तरह के होते हैं, राजनीतिक संबंध भी होते हैं और आर्थिक संबंध भी होते हैं। राजनीतिक संबंध में 2 देशों के राजनेता एक दूसरे के आपस में बातचीत करके राजनीतिक संबंध स्थापित करते हैं, और आर्थिक संबंध जो होते हैं वो व्यापार से संबंधित होते हैं, जिसमें हम आयात और निर्यात करते हैं। लेकिन हमारे अभी जब हम वैश्वीकरण की बात को समझ रहे हैं तो वो संबंध हमारा आर्थिक संबंध है। तो वैश्वीकरण जो है वो विभिन्न देशों के बीच में होता है, उनके बीच में परस्पर आर्थिक संबंध होता है, और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। तो जब आर्थिक दृष्टि से सारे विश्व एक साथ बनते हैं, एक साथ एक मंच पर आते हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पारस्परिक संबंध और आर्थिक संबंध वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, उसको तेज करता है, उस एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। अब देखिए, केवल वैश्वीकरण ही ऐसी चीज नहीं है जो आर्थिक संबंधों से बढ़ती है, बल्कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले और भी बहुत से कारक होते हैं जिन्हें हम वैश्वीकरण की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया के सहायक तत्व मान सकते हैं। उसमें पहला है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आप पहले इनके केवल नामों को देखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो वैश्वीकरण की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक होती है। फिर है दूसरा विश्व व्यापार संगठन। ये एक संगठन है जो सारे विश्व के व्यापार को कंट्रोल में करता है, उसको एकीकृत करता है। वो है विश्व व्यापार संगठन, जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करता है। यातायात के विकसित साधन। आप यातायात के साधनों से भली भांति परिचित हैं। यातायात का साधन वो होता है जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सामान को या माल को या वस्तुओं को भेज सकते हैं। तो वो साधन विकसित कब होते हैं?
जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र हो जाती है तो यातायात के साधन उसमें सहायक होते हैं। फिर देखिए आप उदारीकरण, ये भी बच्चों आपके लिए बहुत नया शब्द है। उदारीकरण, ये उदारीकरण की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाती है। उदारीकरण में सरकार का रवैया उदार हो जाता है, सरल हो जाता है और सरकार व्यापार पर से अपने सारे नियंत्रण और कंट्रोल को कम कर देती है या कंट्रोल को थोड़ा सा ढीला कर देती है, वो कहलाता है उदारीकरण। फिर है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो आप सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से भली भांति परिचित है। आज आप एंड्रॉयड कंप्यूटर या आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ सूचनाओं को आप तक पहुंचाता है और आपकी सूचनाओं को भी दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी भी वैश्वीकरण की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। फिर है हमारा विदेशी व्यापार। जो विदेशी व्यापार होता है जिसमें दो देश आर्थिक दृष्टि से वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में बहुत ही सहायक होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है या बढ़ावा दिया है और आज पूरे विश्व में ये एकीकरण की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो गई है इन सब की वजह से। अब हम वैश्वीकरण को और अच्छे से समझने के लिए इनके एक एक पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हम आते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां आखिर क्या है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से तीव्र करती है या उसको बढ़ावा देती है। तो देखिए आप, ये है हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कौन सी कंपनियां बहुराष्ट्रीय होती है? ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है। यदि भारत की कोई कंपनी है, जैसे टाटा बिरला कंपनी है, यदि वो अमेरिका में भी व्यापार करती है, ब्रिटेन में भी व्यापार करती है, जापान में भी व्यापार करती है और भी कई राष्ट्रों में यदि वो व्यापार करती है, एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करती है, तो हमारी वो जो टाटा कंपनी है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कह सकते हैं। उसका नियंत्रण करती है और उसका स्वामित्व करती है। वो कंपनी यदि दूसरे देश में व्यापार करेगी तो स्वाभाविक है कि वो उसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखेगी, कंट्रोल, और दूसरा उसका पूरा स्वामित्व, उसका अधिकार उस कंपनी पर होगा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, टोटल ये कहा जाए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, उन पर नियंत्रण करती है और उन पर स्वामित्व भी रखती है। वो सारी कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम से जानते हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। दूसरा देखिए आप, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे देश को व्यापार के लिए चुनती है जो वहाँ पर उसके बहुत नज़दीक हो। जैसे भारत के नज़दीक जो देश होगा, भारत वहाँ पर अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो इनकी विशेषता होती है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहीं पर स्थापित होती है जो बाजार के नज़दीक हो और जहाँ पर कम लागत आए। कम लागत का मतलब होता है कम खर्च। यदि व्यापार करने में बहुत अधिक खर्चा आता है तो व्यापार करना हमारे लिए जोखिम भरा होता है और उस व्यापार में हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यदि कम लागत है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ पर स्थापित होगी। वो स्थान जहाँ जो बाजार के नज़दीक है और वहाँ पर कम लागत है, वहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत जल्दी स्थापित होती है। एक और विशेषता है इसकी, कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ये भी महत्वपूर्ण बात होती है कि वहाँ पर कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार का श्रम आसानी से और कम मजदूरी पर उपलब्ध यदि हो जाता है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे देशों में स्थापित हो जाती है। तो आपने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वो उन देशों में अपना बाजार स्थापित करती है जहां पर उत्पादन की लागत कम आती है, मतलब खर्चा कम होता है, जो बाजार के सबसे नज़दीक होता है, और दूसरा जहां पर कुशल और अकुशल श्रम हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हम अगले चरण में चलते हैं हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। ये भी स्पष्ट करता है विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्ध कराता है। ये कंपनियां केवल अपने उद्योग ही स्थापित नहीं करती है, व्यापार ही नहीं करती है, बल्कि एक और महत्वपूर्ण कार्य करती है कि जितने भी विदेशी ग्राहक होते हैं उनको सूचना पहुंचाती है अपने व्यापार के माध्यम से, या अपने व्यापार की या उन वस्तुओं की जो नई बाजार में अभी
उत्पन्न हुई है या जिनका उत्पादन हुआ है, और उनको विदेशी ग्राहकों को इससे बहुत मदद मिलती है, क्योंकि विदेशी ग्राहकों को प्रत्येक वस्तु की जानकारी रखनी होती है कि कौन सी वस्तु बहुत कम दाम पर बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध हो सके। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे विदेशी ग्राहकों की मदद करती है सूचना के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं हम। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया है। जो ग्लोबलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाली जो बात है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की होती है, क्योंकि व्यापार ही दो दूरियों को कम करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम दूसरा कोई सा भी संबंध रख लें, हम अगर राजनीतिक संबंध रखते हैं तो वो इतना सफल नहीं होता है जितना व्यापार सफल होता है, क्योंकि व्यापार से क्या होता है, दो देशों के बीच में तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये काम करती है, व्यापार का काम करती है, वस्तुओं का आदान प्रदान का काम करती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही तीव्र किया है और उसके लिए उन्होंने माध्यम चुना है व्यापार। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। जितनी भी हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जब वो व्यापार के माध्यम से दूसरे देशों में अपना पैसा लगाती है, निवेश, जब अपना पैसा दूसरे देशों में लगाती है उसे हम निवेश कहते हैं। और ये जो निवेश होता है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है, इस निवेश को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं विदेशी निवेश। ये आपके पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें प्रश्न बनता है कि विदेशी निवेश क्या है। तो जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जब वे दूसरे देशों में अपना पैसा लगाती है तो उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए आइए अब हम ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके एक छोटे से भाग का और दूसरे वाले भाग का हम अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी। वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां देखिए आप, नोकिया, आपने सुना है इसके बारे में, नोकिया, ये हाँ, नोकिया हमारा एक मोबाइल का नाम है और ये बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। तो नोकिया जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। कोका कोला, ये भी हमने सुना है, इसे हम बहुत अच्छे से सेवन करते हैं, ये हमारे पेय पदार्थों में आता है, तो इसे भी हमने सुना है, आप सब लोगों ने इसका भी नाम सुना है, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पेप्सी और होंडा, ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिनका सामान जो है एक से अधिक देशों में जाता है। इसके अलावा भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां, टाटा मोटर्स, मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों में के बारे में बता रही थी। टाटा मोटर्स जो है भारत की कंपनी है और ये एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, इसलिए इसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। HCL, इन्फोसिस, IT और विप्रो, ये भी भारत की कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। एशियन पेंट्स, इसके बारे में आपने बहुत अधिक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपने अपने घरों में इस्तेमाल भी किया है एशियन पेंट्स को, ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रैनबैक्सी, ये दवाइयों की एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये भी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दवाइयों का विक्रय करती है और उन्हें वहाँ तक पहुँचाती है। ये सभी कंपनियाँ वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। चलिए अब हम आते हैं, ये हमारे पुस्तक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक एक्ट दिया हुआ है जो आर्थिक विकास की समझ पुस्तक है, उसके अंदर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली को दर्शाया गया है। ये औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। देखिए आप किस तरीके से कार्य कर रही है, ये डिज़ाइन तैयार कर रही है। इसके पुर्जे चीन में निर्मित होते हैं, विनिर्मित होते हैं और फिर इन्हें जहाज़ों में लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटर के माध्यम से संचालन किया जाता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये भारत स्थित एक कॉल सेंटर है जो विदेशों में इस अनुसंधान के बारे में सूचना देती है, उनकी मदद करती है और ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके द्वारा बनाए गए पुर्जों को सूचना के माध्यम से इसके व्यापार को बढ़ावा देती है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी इस चित्र को देख सकते हैं, उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और मैंने भी इसे आपको यहाँ पर वैश्वीकरण के
इस चैप्टर में किस प्रकार की कार्य प्रणाली है उससे चित्र रूप में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है वो है उदारीकरण। ये आप लोगों के लिए बहुत ही नया शब्द है, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी होता है ये वैश्वीकरण में। ये उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी दुकान को खोलना होता है या कोई व्यापार करना होता है तो हमको सरकार से परमिशन लेनी होती है, जिसे हम लाइसेंस कहते हैं। तो वो जो लाइसेंस की प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है, जटिल होती है, लेकिन यदि उस प्रक्रिया को थोड़ा सा सरल बना दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिबंधों को हटाना, और प्रतिबंधों को हटाना ही कहलाता है उदारीकरण। तो एक बहुत ही सरल शब्द आपके सामने आ गया है कि जब सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाया जाता है, कम किया जाता है या ढीला किया जाता है तो वो उदारीकरण होता है। ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता है तो उसे बहुत सारी जानकारियों को देना होता है और बहुत सारी चीज़ों को भरना पड़ता है, बहुत सारी लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उसे उस समय बहुत सारी कठिनाई होती है। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उदारीकरण किया जाता है सरकार के द्वारा, और जब सरकार उदारीकरण करती है तो ऐसी जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके सामने समस्याएं कम हो जाती है। व्यापार के उदारीकरण में व्यापारियों को आयात और निर्यात के कर्ज से मुक्त रखा जाता है। जब उदारीकरण को सरकार अपनाती है, बढ़ावा देती है, तो उसके लिए वो व्यापारियों को आयात और निर्यात के कर्ज से मुक्त कर देती है। तो उदारीकरण जो है वो वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक हो जाता है। अब देखिए आप, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, भारत उदारीकरण और विश्व बाजारों के एकीकरण होने से लाभान्वित हो रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी है जो ये बताती है कि जब हमने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया, भारत ने उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया और वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाया, तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो करने लगी, आगे बढ़ने लगी, और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक विकास को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही तेजी प्रदान की, और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ होती जा रही है। तो उदारीकरण की प्रक्रिया को भी हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक मानते हैं। चलिए, हमने एक और पॉइंट देखा था इसमें, परिवहन और संचार की जो प्रौद्योगिकी है वो भी वैश्वीकरण को बढ़ाती है। तो परिवहन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आगामी युग में परिवहन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा कहीं भी हमको माल को छोटी सी जगह से लेकर के बड़े स्थान तक पहुँचाना होता है, या हमको फसल अपने खेत से लेकर के मंडी तक भी पहुँचानी होती है, तो हमें आज आसानी से परिवहन के साधन उपलब्ध हो जाते हैं। एक समय ऐसा था जब हम फसल को खेत से उठा करके मंडी तक नहीं ले जा पाते थे। उसके लिए हमारे पास बैलगाड़ी होती थी जिसमें हम कम सामान रख पाते थे और बहुत धीमी गति से हम उसे वहाँ तक पहुँचा सकते थे। लेकिन आज परिवहन इतना तीव्र गति से विकास कर चुका है कि अब ये दूरी और जो वजन है वो अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। अब हम बहुत परिवहन का विस्तार कर चुके हैं, और परिवहन का विस्तार जो है वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में सहायक होता है। फिर है हमारा वस्तुओं का आयात और निर्यात में परिवहन की सुविधा का होना। जब हम एक देश से दूसरे देश में परिवहन के साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है हमारा जल मार्ग, जिसमें हम जहाज़ों में माल को भेजते हैं, और दूसरा होता है हमारा वायु मार्ग, जिसमें हम हल्का सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। तो आयात और निर्यात की प्रक्रिया को भी तेज करने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर और अच्छे से समझते हैं हम, वस्तुओं को कंटेनर में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सकता है। ये सब परिवहन के साधन हैं जो कि वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। माल को बाजार तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। परिवहन के साधनों से हमने माल को उद्योगों से उठाकर, फैक्ट्रियों से उठाकर, कारखाने से उठाकर कहाँ तक पहुंचा दिया? बाजार तक पहुंचाने में हमने बहुत तीव्र गति के परिवहन के साधनों का इस्तेमाल किया। तो जब हम माल को बहुत तेज़ी से एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में पहुंचाएंगे
तो परिवहन के साधन हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे और वैश्वीकरण बहुत तेजी से होगा। इसी के साथ वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। आपने देखा होगा वायु मार्ग जो है वो बहुत ही कम समय में बहुत सारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। तो परिवहन के साधन भी विश्व एकीकरण में बहुत अधिक सहायक होते हैं। दोनों ही चीज़ें, हमारे परिवहन के साधन जो हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये दोनों मिलकर के एकीकरण की प्रक्रिया को, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर रही है। एक और महत्वपूर्ण कारक हमारे सामने है जो है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? एक देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करना विदेशी व्यापार कहलाता है। तो बच्चों, इसे विदेशी व्यापार को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जब हमारा देश की सीमाओं को लांघ करके हम दूसरे देश में जाते हैं अपने वस्तु को लेकर के, अपनी सेवा को लेकर के, अपने माल को लेकर के, तो वो कहलाता है हमारा विदेशी व्यापार। ये विदेशी व्यापार क्या करता है? बाजार को जोड़ने का या एकीकरण में सहायक होता है। तो जब भी हम किसी देश के साथ विदेशी व्यापार करते हैं तो हमारा उसके साथ एक लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है, हम उस देश के साथ जुड़ जाते हैं और हमारा उसके साथ एकीकरण हो जाता है। इसी तरीके से जब हम उसके अलावा किसी दूसरे देश के साथ फिर आयात और निर्यात करेंगे तो हमारा उस देश के साथ भी जुड़ाव हो जाता है। तो आपने देखा, जब एक देश किसी भी देश के साथ व्यापार करता है तो एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बदल जाती है। फिर देखिए आप, विदेशी व्यापार कितने प्रकार का होता है? आप सामने है, 3 प्रकार का होता है। आयात व्यापार, जिसमें हम हमारे देश में वस्तुओं को मंगाते हैं, हमारे देश में वस्तुओं को बुलवाते हैं या हम दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदते हैं, उसे कहते हैं आयात व्यापार, जो दूसरे देशों से माल खरीदना होता है। फिर होता है दूसरा निर्यात व्यापार, ये दूसरे देशों को माल बेचना होता है। निर्यात में हम अपने देश में बना हुआ माल दूसरे देशों में पहुंचा देते हैं, उसे कहते हैं निर्यात व्यापार। फिर जो तीसरे प्रकार का विदेशी व्यापार होता है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन आज वैश्वीकरण में ये व्यापार बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। देखिए आप, निर्यात हेतु आयात, ये क्या चीज़ है? निर्यात हेतु आयात, जब एक देश से वस्तुएं लेकर दूसरे देश को भेजी जाती है, हमारे देश में वो वस्तु नहीं है लेकिन हम किसी दूसरे देश से उस वस्तु को मंगाते हैं और किसी तीसरे देश को भेज देते हैं, तो उसे कहते हैं निर्यात हेतु आयात। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती, हम मध्यस्थ का काम करते हैं, हम केवल वस्तुओं को वहाँ से लेते हैं और उसे जिस देश को आवश्यकता होती है उस देश को पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से हम निर्यात हेतु आयात करके एक और विदेशी व्यापार का जो तीसरा प्रकार है उसका प्रयोग करते हैं और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। अब हम आते हैं एक नई चीज़ पर जिसे कहते हैं मुक्त व्यापार। ये भी बच्चों आपके लिए बहुत नई चीज़ है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मुक्त, 2 देशों के बीच बिना किसी प्रतिबंध के होता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रखते, उसे कहते हैं हम मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार के लिए मैंने देखिए आपको एक ये बताया है जिसमें परिवहन के साधन है और परिवहन के साधनों को जब हम बाजार में इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी उन्नति देखी जाती है। ये मैंने आपको बैलगाड़ी का उदाहरण दिया था। जब हमारे देश में परिवहन के साधन नहीं थे, वैश्वीकरण नहीं था, तब हमारे देश में परिवहन इस तरीके से होता था और आज देखिए आप, इस तरीके से परिवहन बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। और जब ये चित्र आप देख रहे हैं तो आप वैश्वीकरण और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं। ये इसमें परिश्रम भी अधिक लगता था, समय भी अधिक लगता था और पैसा भी बहुत लगता था। यहाँ पर देखिए आप, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी से कदम रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये है हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO, इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। जब हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया को एकीकरण में बदल रहे हैं तब विश्व व्यापार संगठन हमारी बहुत मदद करता है, बहुत सहायता करता है। ये जो विश्व व्यापार संगठन है इसकी स्थापना 1948 में
की गई थी। इसे याद रखिएगा आप। 1948 में WTO की स्थापना की गई, इसे स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया था? इसका उद्देश्य था विदेशी व्यापार को उदार बनाना, अर्थात मुक्त व्यापार की सुविधा। यदि विश्व व्यापार संगठन 1948 में स्थापित नहीं होता तो हम विदेशी व्यापार को बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत उदार नहीं बना सकते थे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों, विश्व के 165 देश जो हैं वो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन चुके हैं आज तक, और यह व्यापार अवरोधों को समाप्त करने का कार्य करता है। यदि हमें विदेशी व्यापार में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो WTO या विश्व व्यापार संगठन उस समस्या को कम करता है, समाप्त करता है और विदेशी व्यापार को सरल और आसान बनाता है। इसके अलावा विशेष रूप से विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। तो विश्व व्यापार संगठन बहुत अधिक मात्रा में विकसित देशों, विकासशील देशों की मदद करती है और उनको यदि विदेशी व्यापार में कोई अवरोध आते हैं तो उसे दूर करने का प्रयास करती है। इसका उदाहरण देखिए आप, कृषि उत्पादन के व्यापार पर वर्तमान बहस। ये आपका जो चैप्टर है उसमें यहाँ पर विदेशी व्यापार पर, विश्व व्यापार संगठन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस अभी चल रही है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। अब देखिए आप, ये जो चैप्टर हमारा है ये लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इनके उत्तर आपको इसी के अंदर, इसी हमारे जो पाठ्य सामग्री है उसमें मिलेगा। पहला प्रश्न था हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? हमने उसे बहुत अच्छे से देखा। विश्व का एकीकरण, जिसमें हम सभी देश जो हैं दूसरे देशों से व्यापार के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपने देखा, हमने वो 5 और 6 कारक थे जिसमें विदेशी व्यापार भी था, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी थी, उदारीकरण भी था, परिवहन संचार प्रौद्योगिकी भी था। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। भारत की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। तो हमने बताया था उसमें टाटा मोटर्स भी है, रैनबैक्सी भी है, एशियन पेंट्स भी है। ये सब वो भारतीय कंपनियां हैं जो दूसरे देशों में भी अपना व्यापार करती है, नियंत्रण करती है और उनका स्वामित्व रखती है। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? तो आपने बताया ये WTO जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका उद्देश्य जो विदेशी व्यापार होता है उसे उदार बनाना। तो विश्व व्यापार संगठन को हम इस रूप में जान सकते हैं कि ये विदेशी व्यापार को उदार बनाने का कार्य करता है। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार बताइए। विदेशी व्यापार को हमने देखा है कि विदेशी व्यापार वो होता है जब एक देश अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे देश में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात करता है तो विदेशी व्यापार होता है। और ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आयात व्यापार, दूसरा है निर्यात व्यापार और तीसरा है निर्यात हेतु आयात। ये 3 प्रकार का व्यापार है। अब हम आते हैं आखिरी प्रश्न पर, वो है हमारा मुक्त व्यापार से क्या आशय है। मुक्त व्यापार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना। तो ये सारे प्रश्न जो है बच्चों आपको इसमें तैयार करने हैं और यहीं पर हमारी विषय सामग्री समाप्त होती है। और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। धन्यवाद। सूरज सा चमके हम